नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। मध्य प्रदेश में या यूं कहें कि पूरे देश में ही इस वक्त लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। 7वां चरण होना बाकी है हालांकि, लेकिन अब अंतिम मतदान के अंतिम चरण पर जो है वो चुनाव पहुंच गया है। जल्द ही नतीजे भी आने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है वो चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतदान खत्म हो चुके हैं, चुनाव अभी जारी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं इस बार कि कुछ जो सीटों का समीकरण है वो बिगड़ सकता है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है कि वो 29 जीतेगी, वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार वो भी बराबरी की टक्कर देगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी, हम उन्हीं से जानेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। रविंद्र भजनी जी हैं मेरे साथ और हम इनसे जानेंगे। नमस्ते रविंद्र जी, काफ़ी उठापटक के बाद आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश का ये जो ड्रामेटिक वाला चुनाव है एक संपन्न हुआ है। क्या लगता है? कुछ सीटों की खास हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो कैसा रहा ये चुनाव? देखिए, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और लगातार हम पिछले कुछ चुनाव से देख रहे हैं। 1989 से अगर हम चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो भाजपा की ज़्यादातर सीटें रही हैं। 2009 का एक ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने वापसी करने की कोशिश की थी और काफ़ी जो स्थापित नेता थे उनको हराया था। उसके बाद 2014 हमने देखा कि 29 में से 27 सीटें भाजपा ने बड़ी आसानी से जीती। उसके बाद 2019 का इलेक्शन आया जिसमें गुना से सिंधिया भी हार गए थे। उसकी केवल 28 एक सीट छिंदवाड़ा जो है कांग्रेस बचाने में कामयाब हुई थी और 29 में से 28 सीटें भाजपा की थी। इस बार के चुनाव बड़े ही आक्रामक तरीके से भाजपा ने लड़े। कांग्रेस कुछ सीटों पर तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस थी ही नहीं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में कांग्रेस ही नहीं थी। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो चुनाव के ठीक पहले नामांकन के बाद में नाम वापसी कर लिया था उसने। जो खजुराहो सीट है जहाँ पर वी डी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार सांसद भी हैं। उनके यहाँ हमने देखा कि उन्होंने सपा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सीट छोड़ी थी। वहाँ कैंडिडेट का नामांकन निरस्त हो गया, तो वहाँ भी उनके सामने कोई भी कैंडिडेट इस तरीके से नहीं था, तो उनके सामने चुनौती ही नहीं थी। अभी हम देख रहे हैं 4 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जनाधार भाजपा को मिला और भाजपा जिस ताकत के साथ में सत्ता में लौटी है, उसने भाजपा को एक कॉन्फिडेंस दिया जो उसने चेहरा बदला। शिवराज सिंह चौहान जैसे सशक्त और दावेदार दमदार नेता को उन्होंने दरकिनार किया, एक तरीके से हटाया और उनकी जगह डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अब हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और तकरीबन 2 दशक बाद वो केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। 2 दशक पहले वो भी विदिशा से सांसद रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार विदिशा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो केंद्र में उनकी आपने अभी विदिशा की बात की है, तो सबसे पहले हम जिन सीटों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उनमें से एक विदिशा भी है, तो उसी पर रुक करते हैं कि जैसा कि अभी आपने ही कहा 2 दशक के बाद जो है विदिशा के लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर सांसदी के लिए चुनाव लड़ते देखा या वो अपने क्षेत्र में लौटे हैं। तो ये चुनाव विदिशा के लिए कितना दिलचस्प रहा? देखिए, विदिशा की बात करें तो विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का एक अच्छा खासा जनाधार है और वो लगातार 4 बार वहाँ चुनाव जीते हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं, पिछले जब से शिवराज सिंह चौहान राज्य की राजनीति में थे उनका विदिशा में लगातार ध्यान था। वो जिस बुधनी विधानसभा सीट से विधानसभा में गए थे, अभी भी विधायक है वहाँ से, वो भी विदिशा लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। तो निश्चित तौर पर विदिशा लोकसभा सीट में उनका पहले भी एक अच्छा खासा प्रभाव था और इस बार भी हम जब देख रहे हैं, उन्होंने शुरुआत में इतना कैंपेन किया, वहाँ पर ऐसा लगा कि कोई नया कैंडिडेट है। और उन्होंने कई अमर उजाला को जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी इन्होंने यही बोला था, बोले कि मेरे लिए कोई भी चुनाव जो है वो नया चुनाव होता है और नए चुनाव की तरह ही मैं उसको लड़ना चाहूँगा। शिवराज जी ने ऊर्जा के साथ साथ एक नया प्रयास किया था। जब वो पहली बार पहुंचे थे विदिशा, तो वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से विदिशा पहुंचे थे। हाँ, वो उन्होंने भोपाल से विदिशा तक का सफ़र ट्रेन में किया था और कई उनके साथ में पत्रकार भी गए थे, हमारे यहाँ से भी संवाददाता गए थे और उन्होंने उस समय बात किया था। तो उन्होंने यही बोला था कि मैं पूरी नई ताकत के साथ में चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और ये भी दिलचस्प है कि जब पहले शिवराज सिंह चौहान का नाम आया तो कई लोगों को लगा कि एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान का कद घटाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका पहली ही सूची में नाम आ गया था और ये बता दिया केंद्रीय नेतृत्व ने कि हमको अब शिवराज सिंह चौहान की ज़रूरत दिल्ली में है। और अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने खुद ही बोला है कि उनके जैसा सशक्त नेता, उनके जैसा जो मजबूत नेता है वो हमको अब केंद्र की राजनीति में चाहिए। तो उन्होंने एक तरीके से मध्य प्रदेश से मांगा है कि शिवराज हम केंद्र की राजनीति में ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। और इससे पहले विदिशा लोकसभा सीट की बात करें तो
सुषमा स्वराज यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ी हैं, 2 बार चुनाव जीती हैं, वो विदेश मंत्री रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक भाजपा का दबदबे वाला जो इलाका है विदिशा, और विदिशा की बड़ी खास बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ सांसद हुआ करते थे तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे पैदल चलते जाते थे, तो उनका नाम भी एक तरीके से पड़ गया था, पाव पाव वाले भैया। उनको विदिशा में बोला जाता है। और निश्चित तौर पर उनका जिस तरीके से जनाधार है, उनका नेटवर्क है, उनका अपना बनाया हुआ जो नेटवर्क है, वो चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमने उनका कैंपेन ट्रेल देखा, वो कैंपेन ट्रेल में जाके लोगों से मिलते हैं, लोगों के घर में डिनर करते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक। आदत में शुमार जी जी जी। तो वो निश्चित तौर पर विदिशा एक उनका ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से वो लंबे समय चुनाव खुद जीते हैं, लड़े हैं। विदिशा सीट पर तो बीजेपी की जीत पक्की है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ना सिर्फ विदिशा के लिए बल्कि मध्य प्रदेश और अब तो दिल्ली के लिए भी उन्होंने स्टार प्रचारक की तरह भूमिका निभाई है और जगह जगह बीजेपी के चुनाव ये जीत होगी नहीं होगी ये 4 जून को हमें पता चल जाएगा। अभी हम उस बारे में बात ना करें। उनके सामने जो कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया था, भानु प्रताप शर्मा जी थे, तो वो भी अच्छे कैंडिडेट हम अभी कह सकते हैं। 4 जून को नतीजा सामने आएगा, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल जीत की मार्जिन क्या होगी। शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से प्रभाव रहा है, तो निश्चित तौर पर जीत उनकी मानी जा रही है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन उनकी मार्जिन क्या होगी ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। कई लोग तो उसके ऊपर अभी से शर्त लगाने लगे हैं, उसके ऊपर दावे चल रहे हैं कि वो कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि जब पहले और दूसरे फेज़ में वोटिंग परसेंटेज गिर रहा था और भाजपा के लिए एक थोड़ा सा चुनौती थी, चिंता की लकीरें थी, उस समय तीसरे फेज़ में जब 7 मई को शिवराज की कॉन्स्टिट्यूंसी विदिशा में वोटिंग हुई, तो 2014-2019 का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2019 में सबसे ज़्यादा वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी, लेकिन जब हम अभी इस चुनाव की बात करें तो विदिशा में वहाँ पर 74.48% वोटिंग हुई है। और इससे पहले 65% के आसपास वोटिंग वहाँ हुआ करती थी लोकसभा चुनाव में, 2014 में भी और 2019 में भी। इस हिसाब से देखें तो 9% का एक जो वोट परसेंटेज का राइज हुआ है विदिशा में, ये एक निश्चित तौर पर एक बूस्ट देने वाला है बीजेपी को कि अब वोट, क्योंकि सारी कहानी उनकी वोट मार्जिन को थी कि हम इतनी ताकत के साथ जीत के जाएंगे केंद्र में कि वो हमारा दबदबा रहेगा। 400 पार का जो नारा भी दिया उन्होंने। जी जी, वो तो खैर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन विदिशा की बात 29 में से 29 का नारा दिया। और अब विदिशा में एक बार जब हम बुधनी की भी बात करते हैं तो बुधनी में भी काफ़ी अच्छे वोटों के अंतर से शिवराज जी ने जीत हासिल की थी। हाँ, एक मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव लड़ा तो निश्चित तौर पर, जैसे हम देखते हैं 2005 के आसपास जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब वो सांसद ही थे एक तरीके से। वो सांसद ही छोड़ के विधानसभा लड़ने आए, पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर वो चुनाव लड़ा, उन्होंने बुधनी सीट उन्होंने सिलेक्ट की, तो बुधनी से उनका करीबी नाता रहा है और बुधनी से वो जीते भी, हर बार जीते और उनको बुधनी के लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो वो निश्चित तौर पर उसका रिफ्लेक्शन आपको इलेक्शन में दिखता है। हाँ बिल्कुल। भजनी जी, जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कुछ सीटों की और विदिशा की हमने बात की, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है जो बहुत ज़्यादा जिसे जनता जो है प्यार देती है, मामा कहती है, भैया कहती है। दूसरी तरफ कमलनाथ का चेहरा, भले ही ये सीट नकुलनाथ की हो, छिंदवाड़ा की ओर ले चल रही हूँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि छिंदवाड़ा के जो जनता है उनका भी लगाव कमलनाथ से कुछ इसी तरह का है। वो भी कमलनाथ जी से बहुत प्रेम करती है और शायद यही वजह है कि उनकी जगह चाहे उनकी पत्नी खड़ी हो या वो खड़े हों, हम अक्सर वो सीट उन्हीं की रही है। एक ही बार छिंदवाड़ा सीट जो है वो हारा है नाथ परिवार अभी तक। वो भी एक अलग मामला था। वहाँ सुंदरलाल पटवा जब चुनाव लड़े थे वहाँ उपचुनाव में, तो उसमें उनको जीत मिली थी और वो भी ओवर कॉन्फिडेंस की लड़ाई थी। कमलनाथ किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ पाए थे, उनकी वाइफ लड़ी थी, वाइफ से इस्तीफा दे के उन्होंने बोला था, तो निश्चित तौर पर कमलनाथ आए, उनके सामने का सुंदरलाल पटवा को बीजेपी ने उतारा और सुंदरलाल पटवा जीते थे। तो एक वो अलग तरह की अलग कहानी, अलग दौर की कहानी है। लेकिन छिंदवाड़ा सीट की जब आप बात करोगे तो उसके साथ में एक जिसको बोल सकते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द है, छिंदवाड़ा और कमलनाथ। कमलनाथ की जब बात होती तो छिंदवाड़ा की बात होगी, छिंदवाड़ा की बात होगी तो कमलनाथ की बात होगी। निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव उनके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा था। उनके जो करीबी नेता थे, जिनको करीबी एक विधायक थे, तो विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए थे। उनके सबसे करीबी नेता दीपक सक्सेना, जिन्होंने अपनी सीट खाली करके उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद में विधानसभा चुनाव लड़ाया था, वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक बड़ा जो झटका उनको उसमें चुनाव के दौरान लगा। लेकिन हम देखें अमित शाह का वहाँ पर प्रचार हो, बीजेपी ने वहाँ कैंपेन किया,
कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को उन्होंने छिंदवाड़ा सीट की जिम्मेदारी दे दी थी, उन्होंने पूरा डेरा डाला रहा वहाँ पर करीब 1 महीना तक। विधानसभा के बाद से ही बीजेपी जो है वो एक्टिव हो गई थी छिंदवाड़ा जीतने के लिए। जी, आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जब सीएम की घोषणा हुई, सीएम बन गए, उसी समय शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा चले गए थे। उन्होंने बोला था कि अब छिंदवाड़ा भी जीतना है और हमारा 29 में से 29 सीटें जीतने का टारगेट रहेगा। और निश्चित तौर पर वो इस बार बीजेपी की कैंपेन में दिखा भी, उन्होंने छिंदवाड़ा की सीट जीतने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी मेहनत हो सकती है वो किया। दीपक सक्सेना शामिल नहीं हो रहे थे, पहले आ रहे हैं, जा रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसको लेके कवायद चल रही थी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेके सारे जो बड़े नेता थे वो दीपक सक्सेना के घर पहुंच गए थे अचानक। और उसके बाद अब छिंदवाड़ा में एक और उनके काफ़ी करीबी सैयद जाफ़र जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। और तमाम कई सारे ऐसे नेता थे जो कमलनाथ परिवार से जुड़े हुए थे, वो भाजपा में आए हैं। तो एक निश्चित तौर पर करीबी, और जिससे हम देख रहे हैं कि जब कमलनाथ ने कैंपेन किया, कमलनाथ और कहीं भी प्रचार करने नहीं गए, कमलनाथ ने पूरा प्रचार अपना छिंदवाड़ा तक सीमित रखा। वो छिंदवाड़ा में जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, एक तरीके से लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश की कि मैं इतने साल से सांसद हूँ आपका, और मैं आपके साथ हूँ और मैं ही आपके साथ रहूँगा। लोगों का रिस्पांस भी उसी तरह का था। लोगों ने कहा कि आयुष्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, हमारे लिए तो कमलनाथ की योजना ही, कमलनाथ बीमा योजना या कमलनाथ इंश्योरेंस योजना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनका एक करीबी नाता रहा है वहाँ के लोगं से। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो कमलनाथ की ओर देखते हैं। और कमलनाथ ने जो छिंदवाड़ा मॉडल दिया, जिसकी देश भर में और पूरे प्रदेश में चर्चा होती है, तो वो निश्चित तौर पर एक छिंदवाड़ा सीट का जो नतीजा आएगा 4 जून का, वो चौंकाने वाला भी हो सकता है। इस चीज़ को देखते हुए कि उनके तमाम नेता जो है वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और ये भी बड़ी बात है कि कमलनाथ जैसे बड़े कद्दावर नेता को जिन्होंने अपने पूरे कंधों पर विधानसभा की जिम्मेदारी संभाली थी, वो सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गए, क्योंकि उन्हें इतनी ताकत झोंकनी पड़ी। उनकी बहू को भी देखा गया था इस चुनाव प्रचार में, उन्होंने भी काफ़ी इमोशनल अपील की थी, लोगों से कहा था कि पिताजी को देखकर बहुत दुख होता है कि जिनका उन्होंने साथ दिया वो लोग ही साथ छोड़कर चले गए। जी, अभी इस बार तो हमने देखा कि चुनावों में जिस तरीके से चुनावों के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान वो जाके जो प्रिया नाथ हैं वो जाके खुद ही खेत में महिला जो कर्मचारी, महिला मजदूर थी, उनके साथ में हंसिया लेके फसल काट रही हैं, उनके साथ में बातें कर रही हैं। इस तरीके के वीडियो भी खूब आए। नकुल नाथ ने भी अपने कैंपेन को बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से लड़ा। वो हर दिन 4 से 5 सभाएं उनकी होती थी और जनसंपर्क भी उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव किया। उन्होंने कोई एक कसर नहीं छोड़ी कि बीजेपी को मौका मिले वहाँ पर कैपिटलाइज़ करने का। उन्होंने अपने लेवल पर ऐसे तमाम प्रयास किए कि ये सीट नाथ परिवार की है तो नाथ परिवार की ही रहे। दूसरी ओर हम देखेंगे तो भाजपा के जो विवेक बंटी साहू हैं, वो भाजपा के जिलाध्यक्ष भी है, विधानसभा चुनाव लड़े थे कमलनाथ के सामने, लेकिन वो हार गए थे कमलनाथ के सामने। वो अलग कहानी है कि छिंदवाड़ा की तमाम जो 8-7 सीटें थी वो सारी कांग्रेस ने जीती थी। हाँ जी, ये क्योंकि एक तरफ जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई, छिंदवाड़ा में पूरी तरह से क्लीन स्वीप, वो पूरा कमलनाथ के साथ में था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए एक तरीके का एक माहौल हर जगह रहता है कि हमारा नेता जो इसको हम चुन रहे हैं, तो हम नेता को या विधायक को नहीं चुन रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। ये बड़ा एक डेवलपमेंट था उस तरीके से छिंदवाड़ा की बात करें। लेकिन यहाँ नकुल नाथ का है, तो नकुल नाथ वर्सेस विवेक बंटी साहू सीधा मुकाबला है। और वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इस बार 2019 से थोड़ा सा कम हुआ है, 2-3% का अंतर आया है। 79% के आसपास वोटिंग है। पिछली बार जीत का मार्जिन काफ़ी कम हो गया था, कमलनाथ करीब 25 से 30 हज़ार सीटों, नकुलनाथ जो है वो 25 से 30 हज़ार वोटों से ही जीते थे। तो इस बार क्या होता है, और ये बीजेपी ने जो सेंधमारी की है, ये नेताओं को तोड़ा है, क्या वो माहौल वोटिंग में कन्वर्ट हुआ है, वो लोगों ने रिस्पांस बीजेपी को दिया है, वो एक देखने की बात है। और वो 4 तारीख को हमारे सामने नतीजे आएंगे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मध्य प्रदेश की 29 सीटों में बात करूँ तो छिंदवाड़ा सबकी नजरें टिकी हुई है, पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इसी तरह पूर्व अगर हम बात करें, एक और पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह, राजगढ़ से वो चुनावी मैदान में, वो भी इस बार थोड़ी इमोशनल अपील कर रहे हैं अपनी जनता से, कह रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव है। और इसी तरह से लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राजगढ़ सीट है वो अभी तो फिलहाल रोडमल नागर जो है वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इस बार लगता है कि शायद इन्होंने जो मेहनत की है वो रंग ला सकती है। देखिए, दिग्विजय सिंह का और राजगढ़ सीट का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अगर हम बोलें तो राजनीति में जब उन्होंने अपनी एंट्री की थी तो राजगढ़ से सांसद रहे हैं। वो 35 साल बाद संसदीय राजनीति में लौटे हैं। और इस बार उन्होंने जिस तरीके से अपील की, लोगों को जाके बोला,
कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मेरे पूरी इज्जत अब आपके हाथ में है। शुरुआत भी वहीं से और मैं समाप्त भी यहीं से करूंगा। इस बार पूरा जो अपना कैंपेन किया वो पैदल घूम कर किया, बहुत ज़्यादा गाड़ियों में या इधर उधर नहीं किया, पैदल लोगों से एक टू मैन कॉन्टेक्ट जिसको बोलते हैं वो करने का कोशिश किया, अपने संबंधों को, अपने रिलेशंस को, क्योंकि दिग्विजय सिंह के रिलेशंस काफ़ी हम समय से देख रहे हैं कि 20-30 2003 में उनका सीएम नहीं रहे, उसके बाद में वो लगातार किसी भी ऐसे बड़े पद पर नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उनका कॉन्टेक्ट जनता से बना हुआ है और वो जनता से जो कॉन्टेक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है। जो हम इस बार कैंपेन देखा, तो क्योंकि कैंपेन में उन्होंने गांव हर एक छोटे से छोटे गांव को, हर एक छोटे से छोटे बस्ती को उन्होंने कवर करने की कोशिश की अपने कैंपेन में। और उनके साथ भी वही हुआ जो छिंदवाड़ा में जिस तरीके से कमलनाथ बाहर नहीं निकल पाए थे, उसी तरह से दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ से बाहर नहीं गए। उन्होंने लगातार वहीं पर अपना कैंपेन किया, उन्होंने कहीं बाहर जाकर किसी और के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया उन्होंने सब। और इस बार हम देखेंगे तो कांग्रेस की भी इस तरीके से कोई बड़ी रैली दिग्विजय सिंह के फेवर में वहाँ नहीं हुई थी वहाँ। तो ये एक, हाँ, बीजेपी की वहाँ नेता रैली करने वाले थे, लेकिन बीजेपी की भी कोई बड़ी रैली वहाँ हुई नहीं है राजगढ़ सीट पर। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि उसके बगल में गुना सीट आती है, गुना अशोकनगर शिवपुरी जो सीट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर अमित शाह आए, तमाम तरीके के जितने भी बड़े नेता हो सकते हैं वो गए वहाँ पर। लेकिन राजगढ़ की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान गए, डॉक्टर मोहन यादव गए, और जो प्रदेश के नेता थे वो ही वहाँ पर प्रचार करने गए। केंद्र से बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नेता वहाँ अभी राजगढ़ में भाजपा के प्रचार के लिए वहाँ नहीं आया। जो ये आपने एक बात कही है कि कांग्रेस से भी कोई नहीं पहुँचा और भारतीय जनता पार्टी से भी किसी केंद्रीय नेतृत्व के किसी व्यक्ति ने वहाँ पर कोई बड़ी सभा या रैली नहीं की, रोड शो नहीं, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, इसके पीछे कई सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन वो पुष्ट नहीं है। एक और इसको मैं एक इंटरेस्टिंग वे में आपको बताता हूँ कि रोडमल नागर 10 साल से वहाँ सांसद है। उनका बहुत ज़्यादा विरोध था। इस बार ये कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है और पार्टी के अंदर ही उनका विरोध था, फिर भी उनको टिकट दिया गया है इस बार। तो निश्चित तौर पर ये एक देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या रोडमल नागर अपने 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो उनके प्रति जनता में नाराज़गी है, जो वोटर नाराज़ है उनसे, वो कन्वर्ट हो पाता है? क्या बीजेपी मोदी के नाम पे इस बार भी चुनाव जीत पाएगी वहाँ राजगढ़ में? क्योंकि पूरा चुनाव जो है मोदी के नाम पे लड़ा गया। रोडमल नागर, अगर ये देखें कि रोडमल नागर ने अपने नाम पे या अपने काम पे वोट मांगे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी समय पे मोदी जी का नाम लिया और मोदी जी के नाम पर और केंद्र की सरकार और डबल इंजन सरकार के नाम पर ही वोट मांगे राजगढ़ में। तो एक ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और 4 जून को खैर नतीजे आने ही वाले हैं, अभी ज़्यादा दिन तो बचे नहीं। बिल्कुल, एक जून को हम अपने दर्शकों को जो है एग्जिट पोल भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले ये एक चर्चा जो है हमारी अमर उजाला पॉडकास्ट में, जिसमें हम जब हम राजगढ़ की बात कर रहे हैं रविंद्र जी, एक सवाल और, राजा कहलाते हैं दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, और जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने ये कहा था चुनावों के पहले कि अगर मैं ये चुनाव हार गया तो 10 साल के लिए संन्यास ले लूंगा। किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ था कि 10 साल तक वो राजनीति से दूर रह सकेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा किया भी। और अब जब वो वापस लौट कर आए तो उन्हें कोई बहुत बड़ा पद पार्टी ने दिया नहीं। लगातार जो है उनका संघर्ष भी चल रहा है। कहते हैं कि कमलनाथ की और उनकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो आपस में टकराती भी हैं। इस बार कमलनाथ की बात करें छिंदवाड़ा में और राजगढ़ में अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो दोनों अपने अपने गढ़ में कैद थे। दोनों किसी भी और कैंडिडेट के लिए जो है चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। तो क्या ये दोनों के कह सकते हैं हम कि अपनी सत्ता बचाने के या अपने सम्मान को बचाने के, या जो अपनी राजनीतिक बची कुची जो जिंदगी है उसको बचाने की ये लड़ाई थी, जिसे बहुत अच्छे से या तल्लीन होकर, एकाग्रचित होकर वो अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों ही जो नेता है वो कद्दावर नेता है। कमलनाथ की बात करें या फिर हम दिग्विजय सिंह की बात करें, उनकी दोनों की ही उम्र अब उस पड़ाव पे आ गए हैं। उनकी जीवन अब उस उम्र के पड़ाव पर है जहाँ से निश्चित तौर पर 5 साल बाद वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे वो भविष्य की गर्भ में छिपा है। अभी तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वो खुद मान के चल रहे हैं कि ये उनके आखिरी चुनाव है। कमलनाथ तो खैर आखिरी चुनाव बोल ही चुके हैं और नकुलनाथ उनके बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने बार बार जाके लोगों के बीच में यही बोला कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इस बार मुझे जिता दो और मुझे जो भी मैंने आप लोगों के लिए काम किया है उसके लिए मुझे जिताओ। या मतलब उन्होंने जिस तरीके से मार्मिक तरीके से भावनात्मक तरीके से वो अपील कर सकते थे, उन्होंने अपील करने की कोशिश की है। वो अपील पहुँची है, नहीं पहुंची है, या अभी भी मोदी लहर वहाँ कायम है और रोडमल नागर फिर से संसद में जाएंगे, ये अभी देखने की बात है।
लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जब थर्ड फेज में वोटिंग हो रही थी तब राजगढ़ में तब इतना परसेंटेज एकदम तेज़ी से बढ़ा कि लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो कहीं ये बीजेपी के फेवर में तो नहीं जाएगा, जो हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो वो भाजपा को फेवर करेगा। इस बार भी राजगढ़ में 76% वोटिंग हुई है। ये एक अपने आप में अच्छी वोटिंग है, क्योंकि वहाँ 79% वोटिंग हमने देखी थी 2019 में, तब 2-2.5 लाख मतों के अंतर से रोडमल नागर जीते थे। इस बार वो मार्जिन कितनी कम होती है, मार्जिन कम करने में दिग्विजय सिंह कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, वो देखने की बात है। राघवगढ़, जैसे अभी आप बोल रहे थे, तो राघवगढ़ जो जहाँ के महाराज के राजा उनको बोला जाता है दिग्विजय सिंह को, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। तो वहाँ भी आपको अंतर एक देखने को मिल सकता है। और दिग्विजय सिंह की सीट एक टफ सीट है भाजपा के लिए भी, वो हमको अब 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हम किसी भी प्रेडिक्शन में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन दबे छुपे सुर में इस बार बीजेपी के भी जो से जुड़े जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी कहीं कहीं तो मान रहे हैं कि ये चुनाव उनके लिए भी उतना आसान नहीं रहा है कुछ सीटों पर। निश्चित तौर पर कई सारी सीटें, हमने अगर हम ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2 तो ऐसे सांसद थे जो विधानसभा का चुनाव लड़े लेकिन हारे अपनी अपनी सीट। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं मंडला में, या फिर सतना में हम देखें कि वहाँ गणेश सिंह हारे थे विधानसभा चुनाव, फिर से उन सांसद थे, उनको विधानसभा का टिकट दिया, वो विधानसभा चुनाव लड़े और दोनों हारे, फिर भी उनको लोकसभा में रिपीट किया गया है। तो मंडला एक सीट है जहाँ निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी को भी थोड़ी सी चिंता है वहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहाँ बहुत स्ट्रांग है और मोदी जी की लहर के नाम पे अभी इस बार कुछ ऐसा चल नहीं रहा है खास। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ विशेष, जो राम मंदिर का भी एक मुद्दा था, वो कुछ नजर नहीं आया विशेष। राम मंदिर का मुद्दा इस बार इतना दिखा नहीं। राम मंदिर के मुद्दे को हर बार बनाने की कोशिश की, डॉक्टर मोहन यादव भी जिस तरीके से हर बार जाके बोलते थे, कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है, जनता इनको जवाब देगी। खासतौर पर जितने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ, अब राजगढ़ की जब बात करते हो तो पूरा कैंपेन रामद्रोही के नाम पर उनको रामद्रोही तक करार दिया गया, और उनको राष्ट्रद्रोही तो नहीं लेकिन रामद्रोही करार दिया गया, जिसका जवाब उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने भी अपनी भाषणों में और बयानों में। जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, खासतौर पर बीजेपी उनको एक ऐसे तस्वीर उनके बारे में प्रोजेक्ट करती रही है कि वो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। वो उनके कुछ पुराने वीडियोस भी इस चुनाव में वायरल हुए, उसका भी बहुत प्रयोग भाजपा ने किया। भाजपा का अपना एक सोशल मीडिया टीम है, उनकी काफ़ी सारा इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है, तो इस बार भी वही देखने को मिला राजगढ़ में। बाकी राजगढ़ निश्चित तौर पर एक टफ सीट है भाजपा के लिए कायम रखना। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, रोडमल नागर की लोगों में नाराज़गी, और ख़ासतौर पर जो कार्यकर्ता है कार्यकर्ताओं में नाराज़गी। उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज अच्छा हुआ है, 79% के मुकाबले 76% वोटिंग हुआ है। तो एक तरह से उन आशा की किरण भी है कि अच्छी वोटिंग होना उनके फेवर में जा सकता है, उम्मीद है। लेकिन इतना तो तय है कि मुकाबला कड़ा है। जब हम महाराज की ही बात कर रहे हैं तो एक और राजा की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से पिछली बार हार गए, इस बार फिर से मैदान में। देखिए, पिछली बार माहौल अलग था। पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार पूरा माहौल अलग था। देश भावना या उसको देश प्रेम वाली जो भावना है वो हावी थी। पुलवामा अटैक का बहुत मोदी की लहर थी, वोटिंग परसेंटेज एकदम से हाई जा रहा था। उसमें केपी यादव जैसा एक कैंडिडेट जो वहाँ लोकल लेवल पर काफ़ी स्ट्रांग था। इस सीट की बात करें तो यहाँ यादव वोटर बहुत सारे हैं। गुना, शिवपुरी और अशोकनगर का कुछ हिस्सा इस सीट पे आता है। अशोकनगर तो पूरा ही आता है, और शिवपुरी और गुना की कुछ विधानसभा हैं जो इसका हिस्सा बनती है। ये गुना लोकसभा की जब बात करें, पिछली बार जो हारे थी उसकी एक बड़ी वजह थी यादव वोटरों का केपी यादव के साथ जाना। इस बार सबसे बड़ी चिंता बीजेपी को यही है कि ये जो केपी यादव का टिकट काटा है, तो ये यादव वोटर वहाँ नाराज़ है और यादवों का गुस्सा वहाँ पर दिख रहा था लोगों को। इसलिए जब अमित शाह गए सिंधिया की फेवर में सभा लेने के लिए, तो केपी यादव स्टेज पे थे। उन्होंने ये बोला अमित शाह ने कि आपको यादव जी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे साथ है और हम इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। मैं बोला उन्होंने, अमित शाह जी ने। ये एक बड़ा मैसेज वहाँ देने की कोशिश की गई कि इनकी चिंता आप मत करो, इनकी चिंता हम करेंगे। तो केपी यादव, फिर बात करें तो केपी यादव के भाई हैं, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए। कई बड़े नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए, और इसी के मुकाबले जब हम देखेंगे वहाँ राव यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने उतारा है, वो यादव है।
तो इस बार फिर से कांग्रेस ने वही काम करने की कोशिश की जो भाजपा 2019 में कर चुकी है, और भाजपा को उसका फ़ायदा मिला था यादव वोटरों को एकजुट करने का। तो वो यादव वोटर इस बार यादवेंद्र सिंह के साथ खड़े होते हैं या श्रीमंत, जिनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्रीमंत बोला जाता है वहाँ पर, तो श्रीमंत के साथ जाते हैं। वहाँ कैंपेन ट्रेल हमने देखा लगातार, और जैसे अभी आपने बताया छिंदवाड़ा का, वैसे ही गुना में भी, गुना में पूरा परिवार, माधवी राजे सिंधिया जी की अभी मौत हो गई, राजमाता, तो उनकी तबीयत खराब थी, फरवरी से में ही उनको एडमिट कर दिया गया था। उसके बावजूद पूरा परिवार गुना संसदीय सीट में, जिसको जैसे मौका मिलता था वो जाके प्रचार, बिल्कुल महाआर्यमन लगे हुए थे, और उनकी जो पत्नी है वो भी लगातार करती रही। पूरे परिवार उनका लगा था। बीच में ये एक बात अलग है कि जब तबीयत ज़्यादा खराब हो गई माधवी राजे जी की, तो जो ज्योतिरादित्य जी की पत्नी है वो लौट आई थी दिल्ली, और उन दोनों ने, महाआर्यमान ने और ज्योतिरादित्य ने ही कैंपेन किया पूरा। बीच बीच में उनका दिल्ली आना जाना चलता रहा इस दौरान। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैंपेन मैंने करीब से देखा, मैंने इंटरव्यू भी किया उनका, तो वहाँ देखा मैंने कि सुबह से लेकर रात तक पैक शेड्यूल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और वो बोलते थे, मजाक की बात है, वो बोलते थे, बोले कि इतनी धूप है ना, 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में वो धूप में घूम रहे हैं, और गाड़ी में बोले एसी भी नहीं चलता है। उनका पहला लाइन यही होता था कि एसी भी नहीं चल रहा है गाड़ी में, मैं ऐसे बैठ के प्रचार कर रहा हूँ। ऑन द कैमरा नहीं था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पर इतनी धूप में, इतनी गर्मी में वो इस तरीके से प्रचार करने, और उनके साथ में उनके लिए प्रचार करने कौन कौन नहीं गया। तमाम तरीके से आपके 3 बार तो सीएम खुद गए वहाँ, यादव समाज की मीटिंग उन्होंने वहाँ की, वहाँ यादव महासभा को संबोधित किया। मोहन यादव का वहाँ पहुँचना थोड़ा फायदेमंद तो साबित हुआ होगा शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। देखिए, वहाँ श्रीमंत का अपना एक दबदबा है, सिंधिया परिवार की सीट है ये, यहाँ से लगातार हमने देखा राजमाता विजय राजे सिंधिया यहाँ पे सांसद रही हैं, माधवराव सिंधिया भी यहाँ से जीते हैं, तो ये सिंधिया परिवार की सीट, और 4 बार तो खुद ही ज्योतिरादित्य यहाँ से जीते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिंधिया। लेकिन सिंधिया में बहुत कुछ बदलाव नजर आए। ज्योतिरादित्य की अगर हम बात करें तो अक्सर ये कहा भी जाता है, उनके लिए कांग्रेस तो ये कहती भी है कि अब खुद का बैग भी खुद ही उठाना पड़ रहा है ज्योतिरादित्य को बीजेपी में आने के बाद। आपने बहुत करीब से, क्योंकि जैसे कि आप उनके कैंपेन में शामिल थे, आपने उनका इंटरव्यू किया, तो आपने वो अंतर आपने देखा। आप सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई दफ़ा आप उनसे मिले हैं, जब कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य और अब बीजेपी वाले सिंधिया, दोनों में क्या अंतर नजर आया? देखिए, एक हार आपको कई सारी चीज़ें सिखा देती है, तो ये कांग्रेस से बीजेपी में जाने का नहीं है बात यह है कि 2019 में उन्होंने ज़मीन देखी है। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सिंधिया परिवार की मतलब उनको आप बोल सकते हो कि रियासत का हिस्सा ही माना जाता था, वो सीट पर सिंधिया के हारने की उम्मीद किसी को नहीं थी, और कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि सिंधिया गुना जैसी सीट पर हार सकते हैं। जब गुना में सिंधिया हार गए तो निश्चित तौर पर एक झटका है ये, उसके बाद आपको संभलना पड़ता है, उभरना पड़ता है। उसके बाद उनकी जो स्थिति थी, हमने देखा कि कांग्रेस में एक तो 2018 के इलेक्शन हुआ, हमने देखा 2018 के इलेक्शन में उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन किया, निश्चित तौर पर उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं दी गई, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहाँ से चीज़ें बदल गई, उनको मुख्यमंत्री कुर्सी दे देते तो वो अभी तो शायद कभी इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें सिंधिया हार गए तो कांग्रेस में उनकी स्थिति कुछ भी नहीं बची थी। लोकसभा सदस्य है नहीं, राज्यसभा जाने की इच्छा उनकी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, उसकी जगह दिग्विजय सिंह को भेजा। इसी वजह से वो पूरे अपने जो नेता थे, अपने समर्थक थे, उनको लेके भाजपा में शामिल हुआ। और जब भाजपा में आए तो भाजपा में एक बड़ी अच्छी कहावत कहते हैं कि दूध में शक्कर जैसे आप शामिल हो जाओ, तो स्वीकारोक्ति आपकी उस तरीके से हो जाएगी। और हम इसको सेकंड मतलब अगर दूसरा पहलू इसका देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निश्चित तौर पर इसमें अपनी तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। उसमें किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो भी झाड़ू उठा के सफाई करेंगे। सफाई करते हुए वीडियो हमने देखा, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनका कैंपेन का स्टाइल बदल गया। उनके लिए उनकी गाड़ियों के आगे लेटने वाले मंत्रियों की जो एक लंबी फहरिस्त थी, अब वो खुद उन मंत्रियों के जब भाषण देने जाते हैं वो किसी भी कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं, टेबल पर बैठकर कार्यकर्ता से बात करते हैं। ये बदलाव तो नोटिस किया है लोगों ने। हाँ, ये कई अब जैसे करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि काफ़ी बदलाव आया है। अब सिंधिया ये समझने लगे हैं कि वो जो पहले राजनीति करते थे वो अलग है और अब जो उनको करनी पड़ेगी वो अलग है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको जनता का सेवक बन के काम करना पड़ेगा और
निश्चित तौर पर इस बार जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए, हर एक इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि सिंधिया, मैं कोई मंत्री बनने, कोई विधायक बनने, कोई सांसद बनने की इच्छा से नहीं आया हूँ। मैं जनता की सेवा करने के लिए इस राजनीति को चुना है और मैं जनता की सेवा ही करना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे पद से या बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और ये सिंधिया परिवार हमेशा इसी तरह से काम करता रहेगा। तो लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, 4 जून है, आज हम 4 जून की बात कर रहे हैं, नतीजा क्या निकलता है। और मतलब गुना की एक बात करें तो गुना में इस बार 72.43% वोटिंग हुआ। ये इसलिए बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में जब सिंधिया हारे थे 1.25 लाख वोटों से, तब वहाँ 70% वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग ज़्यादा हुई है, तो बीजेपी बड़ी आशान्वित है। लेकिन अभी जितने हम सीटों की डिस्कस किया ना, उसमें मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के इनर सर्कल की बात करें या जो पत्रकारों का जो इनर सर्कल है, वो ये डिस्कस कर रहा है कि सिंधिया की जीत बड़ी होगी या शिवराज सिंह चौहान की। और ये वहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट है कि जीतेंगे ये मान के चल रहे हैं लोग। ये 2 सीटों पर जीत बीजेपी की पक्की मानी जा रही है, लेकिन मार्जिन किसकी बड़ी होगी, कौन बड़ा नेता बन के केंद्र में जाएगा, मंत्री बनेगा। दोनों ही केंद्र में मंत्री बनने के दावेदार हैं और मंत्री बनेंगे। ऐसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होगा और शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, उन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। शिवराज एक सर्वमान्य नेता है और बड़े स्तर के नेता है। कभी एक ज़माने में उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बताया गया था। सुषमा स्वराज ने ही उनका नाम लिया था। वो भी मतलब प्रधानमंत्री पद के दावेदार पहले भी रहे हैं। जब 2013 में नरेंद्र मोदी जी की ऑफिशियली लॉन्चिंग नहीं हुई थी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, तब भी वो दावेदार थे। तो निश्चित तौर पर एक उनका बड़ा कद है। और हम देखेंगे तो केंद्र में जो सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, वो भी अब उम्र उनकी हो रही है। इस हिसाब से देखेंगे सेकंड लेयर के जो नेता है शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो निश्चित तौर पर इनको केंद्र की राजनीति में एक बड़ा स्कोप मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसमें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे नहीं बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री बनाएंगे तो केंद्रीय मंत्री में क्या देंगे, होम देंगे, रक्षा डिफेंस देंगे या कुछ और कृषि देंगे। कृषि की बात इसलिए की जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश ने लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जो केंद्र सरकार की तरफ से होता है वो लगातार जीता है। और शिवराज खुद किसान परिवार से आते हैं, काफ़ी करीबी उनका रिश्ता रहा है किसानों से और किसान को लेके उन्होंने बहुत काम किए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश किसी समय पे गेहूं को लेके काफ़ी इतना ज़्यादा रीच नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में एक्सपोर्टर है बड़ा। तो कई सारे ऐसे उन्होंने फैसले किए हैं जो किसानों के हित में थे और किसानों से जोड़ के उनको देखा जाता है। तो इसलिए कृषि मंत्री अब उनके पहले नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से थे। हालांकि उनके कार्यकाल को उतना अच्छा माना नहीं गया, वो भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना। वापस लेने की बात हो, वो कानून वापस लिए गए थे और जो इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ उसको टैकल करने की बात थी, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर कहीं ना कहीं फेल हुआ और आज की तारीख में वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो अब उनका भी हाँ शिवराज जी की बात बिल्कुल अभी दिल्ली आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी जब आप सिंधिया के बारे में बात कर रहे थे, मुझे एक बात याद आई। अमित शाह जब गए थे चुनाव प्रचार करने सिंधिया जी के, तो वहाँ उन्होंने बोला था कि मैं आपसे सांसद मांगने नहीं आया हूँ, हमने तो बना बनाया मंत्री आपको दिया है। अभी अगर देखेंगे तो सिंधिया का कार्यकाल अभी बचा है राज्यसभा में, अभी उनको 3-4 साल ही हुए हैं, अभी तो उनके पास टाइम है। फिर भी अभी एक और फिर से लोकसभा में अपनी कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए वो फिर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है इस बार। तो जैसे अमित शाह का भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि मैं एक बना बनाया, मतलब मैं आपसे सांसद मांगने नहीं आया हूँ, इसका मतलब यही है कि मंत्री आपको दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी केंद्र के पास कुछ बड़े प्लान्स हैं। अगर हम बात करते हैं भोपाल सीट की, प्रज्ञा ठाकुर यहाँ से जो है वो सांसद थी, उनके कई बयान ऐसे आए जिसके बाद जो है बीजेपी को भी वो उसका डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। इस बार ये टिकट बदल दिया गया और जब टिकट बदल कर इस बार दिया गया तो आलोक शर्मा वर्सेस अरुण श्रीवास्तव के बीच में ये लड़ाई है। भोपाल की सीट के समीकरण क्या है, क्योंकि भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ टिकट बदले गए हैं। कांग्रेस ने भी बदला, पिछली बार दिग्विजय सिंह जो थे वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और हारे थे और प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी से लड़ी थी। इस बार यहाँ आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव आमने सामने हैं। देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल भाजपा का गढ़ है। 35-40 साल से यहाँ पर आज की तारीख में भाजपा का ही सांसद है। कैलाश जोशी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो सांसद रहे हैं। उमा भारती यहाँ से सांसद रही। तो
निश्चित तौर पर भोपाल में भाजपा का दबदबा हम मान सकते हैं। और हमने पिछले 2-3 चुनाव में देखा, जब नए किसी नेता को खड़ा किया, आलोक संजर जैसे नेता को भी खड़ा किया, तो वो भी वहाँ पर सांसद बने थे। इस बार प्रज्ञा सिंह 2019 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को खड़ा किया, उसके खिलाफ कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उतारा था। उसके बाद जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़े अंतर के साथ में जीत दर्ज की थी, उस समय का माहौल अलग था। उस समय जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय मोदी के पक्ष में माहौल था, मोदी लहर थी, बीजेपी का अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस है भोपाल। इस बार भी भोपाल में भाजपा को दिक्कत बहुत ज़्यादा ऐसी महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि जितनी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें में 2 विधानसभा सीटें छोड़ दो तो बाकी भाजपा के पास ही है। तो भाजपा का वहाँ पर अच्छा मजबूत, जिसको बोल सकते हैं, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क वहाँ अच्छा है। उनका ज़मीनी स्तर पर बहुत एक्टिव हैं सारे लोग। कांग्रेस को कई जगह हमने भोपाल में देखा भी कि भोपाल में कई जगह टेबल लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिले जो मतदान केंद्र पे लोगों की मदद कर सकें या उनको मतदान केंद्र तक ला सके। तो अरुण श्रीवास्तव वहाँ ऐसे बहुत चर्चित ऐसे नेता या वो नहीं है। दूसरी ओर आलोक शर्मा देखेंगे तो आलोक शर्मा पूर्व महापौर है, भोपाल के महापौर रहे हैं, वो पूरे भोपाल को जानते हैं। और अगर महापौर रहे हैं तो सीधे चुनाव होता है मध्य प्रदेश में, तो भोपाल में उनको सीधे जनता ने चुना था। तो वहाँ एक बड़ा अंतर से आलोक शर्मा भी कंफर्टेबली जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वो नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। अभी हमने मध्य प्रदेश की कुछ खास सीटों के बारे में जो जानकारी दी, आज हमारा पहला एपिसोड आपने देखा अमर उजाला पॉडकास्ट राजनीति पर, जो आपने जाना मध्य प्रदेश की हमने चर्चा की, कुछ 5 सीटों के बारे में हमने जानकारी दी। आगे भी ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा और भी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी सीटों पर क्या क्या समीकरण हैं। आप देखते रहिए अमर उजाला, जुड़े रहिए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।